दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका भूगोल का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसे हम 3D एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जैसे कि जानवर, मिट्टी, हवा, पानी, जंगल इत्यादि। ये सभी चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ें जो है संसाधन है। यानी कि संसाधन वो सभी वस्तुएं होती हैं जिन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु शर्त यह है कि जिन्हें बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान मौजूद हो, यानी कि हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी हो। साथ ही साथ ये आर्थिक रूप से संभव हो, यानी कि इससे हमें इकोनॉमिकली फायदा हो, और उसके अलावा जो है ये सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो, यानी कि हमारा जो कल्चर है वो उसको एक्सेप्ट कर ले, यानी कि उससे हमें कोई भी नुकसान या हानि ना हो, कोई भी क्षति ना हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो चीज़ संसाधन कहलाएगी। अगर ये तीनों चीज़ें पूर्ति नहीं होती हैं तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं संसाधन पर्यावरण में मौजूद वे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकता है और जिन्हें बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान, आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार तरीके मौजूद हैं। आया समझ में? अब आपके बुक में दिए गए इस डायग्राम को देखिए। इस चित्र में एक तरफ जो है प्रौद्योगिकी है यानी टेक्नोलॉजी है, ऊपर की तरफ इसमें भौतिक पर्यावरण यानी कि प्रकृति है यानी कि नेचर है, और एक तरफ जो है संस्थाएं हैं यानी कि इंस्टीट्यूशंस हैं, और बीच में जो है मानव है। यह चित्र जो है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य के संबंध को दर्शाता है। इस चित्र को देखने के बाद में हमें दो चीजों का आसानी से पता चलता है। पहला, प्रौद्योगिकी, प्रकृति और संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, और दूसरा, मानव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करता है तथा अपने आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए संस्थाओं का विकास करता है, ताकि जो है देश का आर्थिक डेवलपमेंट हो सके, विकास हो सके। संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि संसाधनों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है ये जान लेते हैं हम। तो संसाधनों को बेसिकली जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है आपका वो है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो है वो है समाप्यता के आधार पर, तीसरा जो है वो है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा जो है वो है विकास के स्तर के आधार पर। चलिए अब हम एक एक करके इनको जान लेते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो होता है जैव संसाधन, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो सभी संसाधन है जिसमें जीवन होता है, जो जीव मंडल में पाए जाते हैं, जैसे कि इंसान, जानवर, मछलियां, पौधे, ये सारी चीजें क्या है? जैव संसाधन है। यानी कि वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिसमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। इसी तरह से जो अजैव संसाधन है ये भी जीव मंडल में ही मिलते हैं, लेकिन इनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि धातु, पानी, चट्टान, खनिज, मिट्टी इत्यादि। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं और जिनमें जीवन नहीं होता है उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अगला है हमारा समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर भी जो है आपके संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है नवीनीकरण योग्य संसाधन, और दूसरा जो है अनवीनीकरण योग्य संसाधन। नवीनीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें हम आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ ये संसाधन जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पन बिजली ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाएं जो है ये नवीनीकरण योग्य संसाधनों में आती हैं, क्योंकि ये आसानी से दोबारा प्राप्त की जा सकती हैं और जल्दी से ये समाप्त नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीनीकृत यानी कि दोबारा बनाया जा सकता है, नवीनीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इसी तरह से जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन है ये वो संसाधन है जिन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल है और जिन्हें बनाने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है, जैसे कि लाखों वर्ष भी लग सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, धातु और नाभिकीय ऊर्जा, इन सभी चीजों को बनाने में कई साल लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर तुरंत नवीनीकृत यानी कि दोबारा नहीं बन सकते हैं और जिन्हें दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें हम अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। आया समझ में? अब चलिए देखते हैं अगला प्रकार,
जो है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो चलिए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी कि उसकी निजी संपत्ति होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति जो है उसका व्यक्तिगत संसाधन वो कहलाएगा। इसमें जैसे कि किसी का खेत है, किसी का वाहन है, किसी का घर है या किसी की जमीन है, ये सभी चीजें जो है किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति हो सकती हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जा सकता है। जैसे कि किताबें हैं, ये भी आपका व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। किताबें सभी के पास होती है लेकिन सबकी अपनी अपनी होती हैं। इसी तरह घर अपना अपना होता है सभी का, तो वो निजी संसाधन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में होते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, यानी कि उसका ही उस पर हक होता है, वही उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। स्वामित्व के आधार पर अगला जो है वो है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन जो होता है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का उस पर अधिकार होता है। जैसे कि चारागाह है, खेल के मैदान हैं, तालाब हैं, पिकनिक स्थल हैं या सार्वजनिक पार्क हैं, इन सभी पर जो है बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन जिसके ऊपर बहुत सारे जन समुदाय का अधिकार हो, उसी को जो है हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे संसाधन जो समुदाय या समाज के स्वामित्व में होते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगला जो है वो है राष्ट्रीय संसाधन। तो अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो सभी संसाधन जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति क्यों ना हो। उस पर जो है सरकार सार्वजनिक हित के लिए जो है किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, यानी कि उस पर कब्जा कर सकती है, बशर्ते सरकार जो है उसको कुछ ना कुछ पैसे देगी, उसका मूल्य देगी। इसके अलावा हमारे देश में जो खनिज पदार्थ हैं, वन्य जीवन है, जंगल हैं और जल संसाधन है, ये भी जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंदर ही आते हैं। अगर हम भारत के मैप को उठा करके देखते हैं मानचित्र में, तो मानचित्र में जो समुद्री का पानी है, जो समुद्री पानी है, वहां पर तट से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक जल कहलाता है। ये जो समुद्र के अंदर का जो एरिया आप देख रहे हैं, जिसपे आप ब्लू कलर की एनिमेशन देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये 22.2 किलोमीटर तक का है और ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है, इसे प्रादेशिक जल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वे संसाधन जो राज्य और संघ सरकार के नियंत्रण में है राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। स्वामित्व के आधार पर अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जो भी संसाधन है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है उसे ही अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इस संसाधन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है वो कब्जा रखती हैं, यानी कि इनके परमिशन के बिना अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता है। जैसे नक्शे में हम देखें तो यहाँ पर जो है समुद्री तट से 200 समुद्री मील ये जो जल क्षेत्र है, जो आप नक्शे में देख रहे हैं, बाहर का जो जल क्षेत्र है, ये भी जो है आपका क्या कहलाता है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जो किसी एक देश के स्वामित्व में नहीं होते हैं तथा जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऐसे संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी कि इन संसाधनों का अगर उपयोग किसी को करना है तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं संसाधन के अगले प्रकार की, जो है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है संभावी संसाधन, दूसरा जो है विकसित संसाधन, तीसरा जो है भंडार और चौथा कहते हैं संचित कोष। तो चलिए इनको एक एक करके जान लेते हैं। इसमें पहला है संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन को हम राजस्थान और गुजरात के उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जो राजस्थान है, राजस्थान में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ बहुत तेज धूप होती है, और इसी तरह जो गुजरात है वहाँ पर बहुत तेज जो है हवा चलती है। तो अगर हम देखें राजस्थान में जो धूप पड़ती है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है सौर संयंत्र लगा सकते हैं, सोलर पैनल लगा सकते हैं धूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से गुजरात में जो है हम पवन चक्की लगा सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत तेज हवाएं चलती हैं, पर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इन्हें लगाने के लिए जो है हमें बहुत अधिक निवेश की जरूरत है, बहुत अधिक इसमें पैसे लगते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। यानी ये संभव तो है लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो संभावी संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है, यानी कि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं लेकिन उनका उपयोग शुरू नहीं किया गया है।
क्योंकि तकनीकी बहुत महंगी है। समझ में आया आपको? उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं गुजरात और राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की संभावनाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन यहाँ पर इनको लगाने का खर्चा यानी कि तकनीक इतना महंगा है, अधिक निवेश की आवश्यकता है, तो हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। यही होते हैं हमारे संभावित संसाधन जो पॉसिबल तो हैं, लेकिन अधिक निवेश की वजह से हम उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है हमारा विकसित संसाधन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो संसाधन विकसित हो चुके हैं वो हमारे विकसित संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि जिनका पता लगाया जा चुका है और जिनकी गुणवत्ता और मात्रा का हमें पता है और जिनका उपयोग जो है मानव द्वारा किया जा रहा है, इस तरह के संसाधन जो है विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, धातु, खनिज, पानी, ये सभी चीजें जो है विकसित संसाधन है और मानव इनका उपयोग कर भी रहा है और इनका सर्वेक्षण यानी कि पता भी लगाया जा चुका है, इनकी गुणवत्ता की भी जांच की जा चुकी है, इनकी मात्रा का भी हमें पता है। तो हम कह सकते हैं जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी मात्रा, गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है और वर्तमान में मानव द्वारा उपयोग किया जा रहा है, उन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। तीसरा है हमारा भंडार। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि उदाहरण से समझते हैं। जो हमारा पानी है, इसमें जो है पानी हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हाइड्रोजन से और दूसरा जो है ये ऑक्सीजन से। और हम ये भी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही अच्छा एक ईंधन है, फ्यूल है, और हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दोनों को अलग करने की तकनीक हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में से अलग अलग कर सकें। तो इन्हें हम जो है भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वे संसाधन जिसमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए कोई उपयुक्त तकनीक नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें भंडार संसाधन कहते हैं। यानी कि हमारे पास संसाधन तो है, लेकिन उस संसाधन को अच्छी तरह से, पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि जो पानी है, जो कि H2O है, उसमें से ऑक्सीजन यानी कि O2 और हाइड्रोजन यानी कि H2 को अलग करना वो आसान नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उसके लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध नहीं है। तो इन्हें हम भंडार संसाधन कहते हैं। अब हमारा जो विकास के स्तर के आधार पर अंतिम है, यानी कि चौथा है, वो है संचित कोष। तो संचित कोष वे संसाधन होते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, साथ ही साथ उनको उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक भी है, यानी टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसका उपयोग जो है भविष्य की जरूरतों के लिए नहीं करते हैं। यानी कि भविष्य में आने वाले समय में उसकी आवश्यकता पड़े, इसलिए अभी हम उसका उपयोग नहीं करते, यानी संचित है, यानी कि हमारे पास रखा हुआ है। जैसे कि बांध का पानी या जंगल बहुत ही कम उपयोग करते हैं, बाकी हम इसको भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचा के रखते हैं। तो ऐसे संसाधन को जो है हम संचित कोष कहते हैं। जो संसाधन तो है हमारे पास और उन संसाधनों को उपयोग करने की हमारे पास तकनीक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमने उसको क्यों बचा रखा है? ताकि भविष्य में जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसका उपयोग कर सके। तो ऐसे संसाधन जो है संचित कोष संसाधन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं वे संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य यानी कि मौजूदा तकनीक की मदद से कर सकता है, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमने उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए रखा हुआ है। संचित कोष संसाधन कहलाते हैं या कहलाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। देखिए जो संसाधन है आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी आवश्यकताओं को जो है पूरा करते हैं, जो भी हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करते हैं। और जो संसाधन है ना, ये प्रकृति की क्या है? निःशुल्क देन है। और ये फ्री होने के कारण क्या हो गया है कि मानव ने जो है इसका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और इन संसाधनों का जब अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ है तो इसके कारण जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अब वो समस्याएं कौन कौन सी है उनको जान लेते हैं। तो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं, तो बेसिकली जो समस्याएं हैं वो 3 प्रकार की देखने को मिल रही है। पहली जो है कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, यानी कि संसाधन जो है कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण जो है खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और दूसरी जो समस्या देखने को मिल रही है वो ये हो रही है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे जो है समाज जो है 2 हिस्सों में बट गया है, एक अमीर और दूसरा जो है गरीब। यानी कि एक जो है व्यक्ति संसाधन संपन्न है और दूसरा व्यक्ति जो है संसाधनहीन है, यानी कि गरीब है। और जो तीसरी समस्या देखने को मिल रही है वो मिल रही है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। जैसे कि भूमंडलीय तापन, यानी कि पूरे विश्व का जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा जो है ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, यानी कि जो ओजोन परत हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है उसका भी क्षय हो रहा है।
इसके अलावा देखा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो है पैदा होती जा रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो संसाधनों का प्रयोग करने से इस तरह से समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या इसको कुछ हम कम कर सकते हैं? कोई इसका हल है? इसीलिए एक शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम पड़ा सतत पोषणीय विकास। तो सतत पोषणीय विकास क्या कहता है कि आप संसाधन का बेशक प्रयोग करो, जितना चाहे उतना प्रयोग करें, लेकिन शर्त यह है कि इस प्रयोग के कारण जो है पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये संसाधन भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि आप संसाधन उपयोग करें लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, और साथ ही साथ जो भविष्य में जो जनरेशन होगी, जो लोग होंगे, उनके लिए भी वो संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। तो इसीलिए एक टर्म का उपयोग किया गया, एक शब्द का उपयोग किया गया जिसको बोला गया सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास क्या होता है तो समझ लेते हैं। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। यानी कि भविष्य में जिन लोगों को इन संसाधनों की आवश्यकता होगी वो उनको मिलनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये शब्द है सतत पोषणीय विकास, इसका आइडिया आया कहां से? तो देखो दोस्तों, ये बात क्या है कि सन 1992 में एक मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग का नाम था रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन। का पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, और यह पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में आयोजित किया गया था। इस पृथ्वी सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। यानी कि जो भी वहां का हेड है किसी देश का, तो 100 से अधिक देशों के हेड ने जो है यहाँ पे भाग लिया था, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा गया था। अब रियो डी जनेरो पृथ्वी सम्मेलन होने का कारण क्या था? तो विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान करना जो है इसका कारण रहा था। कि ये मीटिंग क्यों की गई थी? तो इसलिए ये मीटिंग की गई थी। अब इस मीटिंग का परिणाम क्या देखने को मिला? तो देखो, एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। तो इस सम्मेलन में परिणाम क्या हुआ कि जो भी नेता इकट्ठे हुए, उन्होंने भूमंडलीय जलवायु यानी कि पूरे संसार के जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है और जो जैविक विविधता पर जो है एक घोषणा पत्र तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि जिसे फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, उस पर भी सहमति जताई गई। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो यहां से जो है ये सतत पोषणीय विकास का जो है आइडिया आया। अब जो ये एजेंडा 21 ये है क्या? तो यह एक घोषणा पत्र था जिसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी कि UNCED के देखरेख में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था। किन राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया गया था? जो 100 देश के अध्यक्ष जो आए थे उनके द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। ये घोषणा पत्र था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। अब एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या है, इसे भी जानना जरूरी है। तो इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्य सूची है यानी कि काम की सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कि ये कामों की सूची है और जिसका उद्देश्य क्या है कि आप आपस में सहयोग करिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। जिसको जरूरत है तो वो दूसरे के भी सहयोग करे, जिससे जो है पर्यावरण में जो क्षति हो रही है उसको कम किया जा सके, गरीबी कम किया जा सके और जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी कम किया जा सके। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। यानी कि एजेंडा 21 ये भी कहता है कि हर देश अपना एक व्यक्तिगत एजेंडा 21 तैयार करे। अब तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एजेंडा 21 क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, और साथ ही साथ जो है सतत पोषणीय विकास जैसा टर्म जो था ये कहां से उत्पन्न हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है जो है वो है संसाधन नियोजन। जैसा कि नाम से ही पता है, संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि आपका संसाधन की प्लानिंग करना। अब संसाधन की प्लानिंग करने की आवश्यकता क्या है ये हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में जो झारखंड है, आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये सभी जगहों पर जो है कोयले और खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। इसी तरह से जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर जो है मूल विकास की कमी है। यानी कि यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं है, ऑफिसेज नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, इस तरह का जो है कमी है। इस तरह से अगर आप देखेंगे राजस्थान में जो है
आपका पवन और सौर ऊर्जा संसाधन भी आपको अधिक देखने को यहाँ पे मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है जल संसाधन की क्या है, कमी है, जल बहुत ही कम मिलता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें लद्दाख का जो शीत मरुस्थल है वो देश के अन्य भागों से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जल जो है, उसके अलावा आधारभूत बुनियादी जो ढांचा है यहाँ पर भी, और उसके अलावा जो है आपका खनिज संसाधन है, इन सभी चीज़ों की कमी है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कुछ संसाधन बहुत ज़्यादा है, कुछ राज्यों में वो संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, किसी राज्य में तो संसाधन और अधिक जो है बुरी तरह से अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने राज्य देखे, जिनके हमने एग्जाम्पल समझे, उन एग्जाम्पल से समझ में आया कि कहीं पर कुछ संसाधन तो हैं लेकिन कुछ संसाधन वहाँ पे नहीं है। कहीं पर पानी है तो कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे खनिज है तो वहाँ पे पानी नहीं है, और कहीं पे पानी है तो वहाँ पे खनिज नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो संसाधन बिखरा हुआ है, इसीलिए संसाधनों के नियोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं आसानी से संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग राष्ट्र के विकास और संतुलन के लिए संसाधन नियोजन बहुत ही आवश्यक है। हमने ये तो जान लिया कि संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता क्या है, और हम जानते हैं कि जो भारत है, यहाँ पर भारत में संसाधन का नियोजन होता कैसे है। तो देखो, संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण में जो है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान करके उनकी तालिका बनाना, यानी कि हम जहाँ जहाँ जो जो संसाधन है उनकी हम तालिका बनाते हैं, उनको पहचानते हैं। इस कार्य में क्या करते हैं, हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण करते हैं, उनका मानचित्र बनाते हैं, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाते हैं, उसके अलावा जो है उसका मापन करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के द्वारा जो है देश में जो भी संसाधन उपलब्ध है उनकी हम पहचान कर लेते हैं और उनकी सूची बना लेते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, यानी कि जो हमने संसाधन की पहचान कर ली है और जो तालिका बना ली है, अब उसको हमें निकालना कैसे है, उस संसाधन को बाहर लाना कैसे है, उसकी हम योजनाएं बनाएंगे और उस योजनाओं को लागू कर देंगे। इसमें क्या होता है, उसके लिए जो है उपयुक्त प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि हमें कौन कौन से उपकरण चाहिए, साथ ही साथ कौशल, यानी कि किस तरह के आदमी चाहिए और संस्थाएं किस तरह का चाहिए जो जहां पर ये डेवलपमेंट काम होगा। तो ये दूसरा चरण है। और जो तीसरा चरण है, इस चरण में जो है हम संसाधन का नियोजन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं संसाधन विकास की जो योजना बनाई है वो राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित कर पाई है या नहीं, यानी कि हमने जो भी योजनाएं बनाई हैं उससे हमारे देश का विकास होना चाहिए, ना कि नुकसान होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप जो है हम फॉलो करते हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं, जो तीनों चरणों को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारा संसाधन विकास नियोजन जो है इस तरह से देश में किया जाता है। देखो, हम ये तो जानते ही हैं कि संसाधनों के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी होगी तभी संसाधनों का विकास होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 1947 से पहले भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजी शासन से पहले भारत के पास प्रचुर मात्रा में संसाधन थे। लेकिन जब अंग्रेज जो है भारत आए थे तो उन्होंने संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया, निर्यात किया और शोषण भी किया। कुल मिलाकर आज भारत में जो है संसाधनों की पूर्ण रूप से कमी है। अब ऐसी स्थिति में जो है संसाधनों का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने कहा है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ये महात्मा गांधी का विचार था संसाधन के ऊपर कि यदि हम संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो ही हमारे देश का विकास हो पाएगा। हमारा अगला टॉपिक है भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक तथा सीमित संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं सारे के सारे भूमि पर ही आधारित हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भूमि का वर्गीकरण जो है अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 43% जो मैदान है, 43% जो मैदान है वो कृषि और उद्योग के लिए हैं। इसी तरह से जो 30% पर्वत हैं वो नदियों के प्रवाह और पर्यटन के लिए हैं, और 27% जो पठार हैं वो खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं भू उपयोग की, यानी कि भारत में भूमि का किस किस कामों के लिए उपयोग हो रहा है। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला जो है वन के लिए, यानी कि जो हरी भरी भूमि है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उसके लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है वह है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी जिस पे कृषि नहीं की जा सकती है, इस तरह की भूमि। इसमें एक होता है बंजर तथा
कृषि अयोग्य भूमि, जिस पर हम कृषि नहीं कर सकते हैं। और इसमें दूसरा जो होता है वो होता है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि, जैसे कि इमारतें, सड़क और उद्योग आदि जहाँ पर लगाए गए हैं, इन भूमि पर भी हम कृषि नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरी होती है, ये होती है अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि इन पे भी हम कृषि नहीं कर सकते हैं, जिसमें पहला होता है स्थायी चारागाहें और अन्य गोचर भूमि, जहाँ पर चारागाह है और जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है, इन पर भी कृषि नहीं किया जा सकता है। इसी में दूसरा आता है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, इन पर भी जो है कृषि नहीं की जाती है। और इसी में जो तीसरा आता है वो होता है कृषि अयोग्य बंजर भूमि, यानी कि ये उस तरह की भूमि होती है जहाँ जो है 5 से अधिक वर्षों से कोई खेती नहीं की गई हो, तो इस तरह की भूमि भी जो है अन्य कृषि अयोग्य भूमि में ही शामिल की जाती है। चौथा है हमारा प्रतिभूमि। तो प्रतिभूमि जो है ये भी आपके एक होती है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी कि जहां पर एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो, तो ऐसी भूमि को जो है वर्तमान प्रतिभूमि कहती हैं। और इसमें दूसरा जो होता है वो होता है वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि, या इसको बोलते हैं पुरातन प्रति। इसमें वो भूमि होती है जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। अपना जो पांचवा है वो होता है शुद्ध, यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र। तो वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह जो है शुद्ध यानी कि निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और हमारा जो छठा है उसे हम कहते हैं सकल कृषित क्षेत्र, यानी कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। यानी कि सकल कृषि क्षेत्र की डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो हम कहेंगे एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को यदि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो हम बात करते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप, यानी कि भारत में जो भूमि का उपयोग होता है वो किस किस तरह से हो रहा है। तो आप अपने बुक में दिए गए इस चित्र को देख सकते हैं। इसमें 1960-61 में भूमि का किस तरह से प्रयोग किया जाता था और 2019 और 2020 में किस तरह से भूमि का उपयोग किया गया है, ये आंकड़े आपके बुक में दिए गए हैं। जिसमें वन कितने हैं, बंजर जमीनें कितनी हैं, गैर कृषि प्रयोजन में कितनी भूमि है और स्थायी चारागाहें कितनी हैं, साथ साथ में विविध वृक्ष और फसलें कितनी हैं, तो प्रतिशत इसमें दिया गया है। ये चित्र केवल आपको देखने के लिए है। चलिए हम जानते हैं कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो जिसमें भौतिक कारक होते हैं, जिसमें भूमि आकृति होती है, जलवायु होती है, मृदा के प्रकार कैसा है, ये कारक जो है भूमि को निर्धारित करती है। और मानवीय कारक में जो है जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज कितनी लग सकती हैं, संस्कृति कैसी है, वहाँ पे परंपराएं कैसी हैं, तो ये सब जो है इसको निर्धारित करती है। किसको, भू का उपयोग हमारे भारत में किस तरह से होता है, उनको निर्धारित करने के लिए हमारे दो कारक हैं, एक भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारकों में जो है भू की आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार आदि शामिल होते हैं और मानवीय कारक में जो है जनसंख्या, औद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं आदि शामिल होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध है। बाकी जो 7% भाग है उसके भू भाग के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसका कारण क्या है, क्योंकि 7% भू भाग जो है वो विवादित है। जैसे कि आप इस नक्शे में देख पाएंगे, ऊपर जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का एरिया है ऊपर का, उस पर जो है पाकिस्तान का कब्जा है। इसी तरह से पाकिस्तान के छोटे से एक और हिस्से में जो है आप देखेंगे इस पर चीन का कब्जा है और इधर असम साइड में देखेंगे तो इस पे भी चीन का ही कब्जा है। तो ये तीनों जगह पे जो ये कब्जे किए गए हैं, ये तीनों कब्जे जो है ये 7% भाग में आते हैं, इसलिए जो है इसका कोई भी उचित आंकड़ा जो है उपलब्ध नहीं है। बात करते हैं शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र, यानी जहां पर सबसे ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं। भारत जो ऐसा देश है इसमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत जो है विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। जैसे कि हम देख पाएंगे पंजाब और जो हरियाणा है यहाँ पर 80% भूमि पर खेती होती है और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आपका मणिपुर और अंडमान निकोबार, इन सभी पर जो है इन सभी जगह पर केवल 10% भूमि से कम भूमि पर कृषि होती है। तो आप देख सकते हैं भारत में अलग अलग प्रदेश में जो कृषि का क्षेत्र है वो भी अलग अलग है। यानी कि खेती के मामले में जो भूमि का प्रयोग है वो कुछ इस तरह से अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात कर रहे हैं भारत में भू उपयोग का प्रारूप कैसा है, तो जो बोए गए फसलें हैं वो किस किस तरह से है वो देख रहे हैं हम। अगर हम बात करें वनों की, तो भारत में जो वन क्षेत्र है उसको किस तरह से विभाजित किया गया है। अगर आप इस डाटा को देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज दिखाई देगी
जो आप 1960-61 का डाटा देख रहे हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो वन क्षेत्र है वो 18.11% है 1960-61 में। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो 2019 और 20 में जो वन क्षेत्र हैं ये 23.41% है। तो आप बोलेंगे कि जो 1961 में 18% था वो 23.41 है 2019 और 20 में। तो हमारे देश में जो है, अगर आप बोलोगे कि 1961 में तो ये कम था लेकिन 2020 में ये बढ़ गया है, तो क्या ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है? तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, जो 1952 की वन नीति है उसके अनुसार जो है 33% वन क्षेत्र आवश्यक है। लेकिन है कितना? अभी हमारे को जरूरत थी 33% की, लेकिन है कितना? 23.41%। तो अब हम इस डाटा के माध्यम से समझ सकते हैं। और ये 33% होना क्यों जरूरी है? तो 33% वन क्षेत्र होना क्यों आवश्यक है? तो इसका रीजन क्या है? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। उसके अलावा जो है वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका भी इसी पर निर्भर करती है, इसलिए 33% वन क्षेत्र होना आवश्यक है जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार। लेकिन अभी हमारे पास केवल 23.41% है, वो भी 2020 और 19 के आंकड़े हमें ये बताते हैं। अब हम बात करते हैं भूमि निम्नीकरण और क्षरण उपाय के बारे में। तो हम अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% जो है भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका भोजन है, मकान है, कपड़े हैं, ये सब हम जो है भूमि से ही प्राप्त करते हैं। परंतु अत्यधिक मानव की गतिविधियां जो है वो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बन चुकी हैं। जैसे कि वन उन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इन राज्यों में अत्यधिक खनन हो रहा है। और खनन होने के अलावा जो है यहाँ पे वन उन्मूलन किया जा रहा है, यानी कि वनों की कटाई की जा रही है, जिससे कि भूमि का निम्नीकरण बढ़ रहा है। अगर हम बात करें अति पशुचारण की, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर बहुत अधिक पशुचारण किया जा रहा है, जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अधिक सिंचाई की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से जो है जल भराव हो जाता है, जिससे मिट्टी में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है, और इस कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। सीमेंट उद्योग की बात करें तो सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसने और मृदा बर्तन उद्योग में खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग से वायुमंडल में धूल की मात्रा जो है बढ़ रही है। और जब यह धूल की मात्रा जो है जमीन पर जम जाती है तो यह मिट्टी के ऊपर एक जो है परत बना लेती है, जिससे जल सोखने की जो है क्षमता उसकी कम हो जाती है, जिससे भूमि क्षरण जो है होता रहता है या बढ़ जाता है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक जल निकास से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल का जो है प्रदूषण का एक स्रोत बन गया है। ये पिछले कई सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब सोचने वाली बात है, क्या इसको जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? तो चलिए देखते हैं। भूमि क्षरण उपाय। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए कई उपाय जो है किए जा सकते हैं, जिसमें वन रोपण, चारागाहों का उचित प्रबंधन, पेड़ों की रक्षक मेखला यानी कि लाइन से पेड़ों को लगाना, और पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों से स्थिर करना शामिल होता है। उसके अलावा जो है बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को जो है कम किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे के सारे भूमि क्षरण के उपाय हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम? वनों को लगा सकते हैं, चारागाहों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं, पेड़ों की रक्षक मेखला बना सकते हैं, पशुचारण का नियंत्रण कर सकते हैं, रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियों से स्थिर कर सकते हैं, और बंजर भूमि है उसका उचित प्रबंध कर सकें कि हाँ उसका कहाँ पे कैसे उपयोग करना चाहिए, खनन का नियंत्रण कर लें, और जो औद्योगिक जल जो निकलता है इंडस्ट्रीज से उसको क्या करें हम जो है ट्रीट करें, केमिकल से ट्रीट करें, उसको ट्रीट करने के बाद जो है बाहर छोड़े ताकि वो साफ पानी बन के निकले। तो इससे जो है हम जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मृदा संसाधन। तो अगर आप चित्र में देखेंगे तो इसमें जो भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत होती है उसी को हम मृदा कहते हैं। मृदा एक नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के अपघटन और अन्य प्राकृतिक कारकों जैसे तापमान, पानी और हवा के प्रभाव से होता है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। मृदा पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत मानी जाती है। मृदा कृषि, वानिकी और आवास के लिए आधार प्रदान करती है। तो आपने समझ लिया होगा कि मृदा कितना महत्वपूर्ण घटक है हमारे जिंदगी में। चलिए अब देख लेते हैं मृदाओं के प्रकार के बारे में।
तो मृदाओं का वर्गीकरण। भारत की मृदाओं के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कि पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है लाल और पीली मृदा, चौथा है लेटराइट मृदा, पांचवा है मरुस्थली मृदा और छठा जो है वन मृदा। अब चलिए जान लेते हैं इनको एक एक करके। पहला है हमारा जलोढ़ मृदा। यह सबसे उपजाऊ मृदा है। यह भारत के 40% क्षेत्र पर फैली हुई है। यह मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों और पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है। उत्तरी मैदानों में यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा जमा यानी कि निक्षेप की गई है या की जाती है। यह मृदा एक संकरे गलियारे के द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। अगर मानचित्र में आप देखेंगे तो ये बहुत ही पतले गलियारे से होते हुए जलोढ़ मृदा जो आपको दिखाई दे रहा है मानचित्र में, ये बहुत ही पतले गलियारे से होती हुई धीरे धीरे साइड से आप देखोगे गलियारे से पतली सी गली है, इससे होती हुई पूरे राजस्थान से होते हुए ये गुजरात तक जाती है। तो इस तरह से ये पूरी फैली हुई है। तटीय क्षेत्रों में यह महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा जमा यानी कि निक्षेप की गई हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा को दमोट मिट्टी भी कहा जाता है। यह जो जलोढ़ मृदा है ये नदियों द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी होती है। सामान्यतः नदी के मुहाने के पास जहां नदी का प्रवाह धीमा होता है, बारीक कण वाली मृदा जैसे सिल्ट और मिट्टी जमा होने लगती है। जैसे जैसे हम नदी घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, नदी का वेग बढ़ता है और मोटे कण जैसे रेत और बजरी जमा होने लगते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब नदी का मुहाना होगा जहां पे प्रवाह धीमे होता है यानी कि जल धीरे धीरे बहता है, तो वहां पर जो बारीक कण वाली मृदा जमा होती है। और जैसे जैसे घाटी के ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप जानते हो ऊपर से कोई चीज बहुत तेज बहती है, तो ऊपर की ओर आप जाओगे तो वहां पे नदी का वेग बहुत तेज हो जाता है, यानी कि जल का प्रवाह बहुत तेज होता है, तो वहां पर मोटे कण वाली जो है रेत और बजरी जमा होने लगती है। इस प्रकार नदी घाटी के ऊपरी भाग में जहां ढाल तीव्र होता है और नदी का वेग यानी जल का प्रवाह जो है तेज होता है, वहां मोटे कणों वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि निचले भाग में जहां नदी का प्रवाह धीरे होता है, वेग कम होता है, वहां बारीक कणों वाली जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जिसको हम बोलते हैं पुराना जलोढ़ जिसको बांगर भी बोला जाता है, और दूसरा जो है नया जलोढ़ जिसको हम खादर बोलते हैं। इनके बीच में अंतर क्या होता है, तो जो बांगर है यह मिट्टी नदी के बाढ़ के मैदानों से दूर पाई जाती है और आमतौर पर पुरानी होती है, क्योंकि दूर रहेगी तो वहां पे नदी का प्रवाह नहीं होता, जल वहां बार बार नहीं जाता, इसीलिए जो है ये पुरानी हो जाती है। और जो खादर होती है यह मिट्टी नदी के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है और ये हर साल बाढ़ के पानी से नवीनीकृत होती रहती है, यानी कि ये मिट्टी जो है खादर, ये जहाँ पर बाढ़ का इलाका है, जहाँ बार बार पानी आता है नदी का, वहां पर पाई जाती है। और जो बांगर मृदा है इसमें कंकड़ की मात्रा अधिक होती है, जो इसे खादर मृदा की तुलना में कम उपजाऊ बनाती है, यानी कि ये कम उपजाऊ होती है बांगर, जबकि जो खादर होती है इस मृदा में जो है कंकड़ की मात्रा कम होती है और ये अधिक उपजाऊ होती है, जिससे यह खेती के लिए बेहतरीन मानी जाती है। जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। जलोढ़ मृदा गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन यानी दाल वाली फसलों की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आया समझ में? अब हम बात करते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा के बनने में जलवायु और जनक शैलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। काली मृदा दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी होती है। काली मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं। अगर आप मानचित्र देखेंगे तो मानचित्र में जो है यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर जो है ये आपको देखने को मिलेगी। ये काली मृदा है जो आपको मानचित्र में दिखाई दे रही है। यह कई जगह पे है, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत ही जगहों पे मिलेगी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदियों के घाटियों तक फैली हुई है। काली मृदा बहुत महीन कणों मृत्तिका से बनी होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्व भरपूर होते हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। आया समझ में?
चलिए आप देखते हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार अग्नीय चट्टान पाई जाती है। तो लाल मृदा जो है जहां पर रवेदार अग्नीय चट्टानें होती हैं, जहां पर कम वर्षा होती है, वहीं पर ये पाई जाती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के विसरण के कारण होता है। इसमें लोहे की मात्रा विसरित हो जाती है। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है, यानी कि इसमें जब पानी चला जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। लाल और पीली मृदाएं ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भागों में पाई जाती है। जैसा कि आप मानचित्र में देखेंगे तो इसमें आपको लाल और पीली मृदा दिखाई देगी। जो मानचित्र में आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जितने भी जगह पे लाल लाल आपके ये लाइंस हैं, ये सारी की सारी मृदा जो है आपकी लाल और पीली मृदाएं हैं, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य गंगा के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। आया समझ में? अब हम बात करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। लेटेराइट शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटेराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसकी सबसे ऊपरी परत जो है निक्षालन के कारण बह जाती है। जब वर्षा होती है तो ऊपर की परत जो है धीरे धीरे बह जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसा कि आप इस मानचित्र को देखेंगे तो इसमें जो है आपको लेटेराइट मृदा जो देखने को मिलेगी, जो कि कर्नाटक, आपका केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के इलाकों में देखने को मिलेगी। उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में जो है खाद और उर्वरक की भारी मात्रा जो है डालनी पड़ती है। इन मृदाओं पर जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफी जो है उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं जो है काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। आया समझ में? अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा की। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ने और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह मिलने के कारण पानी का मिट्टी में प्रवेश करना जो अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, यानी कि आराम से इसमें कृषि की जा सकती है। ऐसा ही जो है पश्चिमी राजस्थान में आप देख सकते हैं। इस मानचित्र में देखिए, इस मानचित्र में जो है आपको शुष्क मृदा देखने को मिलेगी, वो भी पश्चिमी राजस्थानीय क्षेत्र में। केवल राजस्थान में ये सबसे ज्यादा ये मृदा पाई जाती है। आए समझ में? इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट आपका अंतिम पढ़ रहे हैं इसमें मृदाओं का वर्गीकरण में वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी वहाँ पे वन भी ज्यादा होते हैं। इन क्षेत्रों में मृदा का गठन पर्वतीय वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि जहाँ पर जैसे पर्वत होते हैं उस हिसाब से जो है यहाँ पे वन भी उसी तरह से उगते रहते हैं। नदी घाटियों में वन मृदा आमतौर पर दामोट और सिल्टदार होती है, जबकि ऊपरी ढलानों पर यह मोटे दाने वाली होती है। यानी कि जब हम बात करें नदी घाटियों में तो वन मृदा कैसी होती है? आमतौर पर दोमट और सिल्टदार होती है। और जब ऊपर की ढालों पे चले जाएंगे तो वहां पर मोटे दाने वाली होगी ये। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में मिट्टी का बहुत अधिक क्षरण होता है और ये मिट्टी जो है अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है। हालांकि नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। जो नदी की घाटी होती है तो आप देखोगे नदी जो होता है, नदी के दोनों तरफ जो है आपका मिट्टी का जो है एक विशेषकर सोपान होता है, जिसको हम बोल सकते हैं किनारे। तो मिट्टी के जो किनारे हैं, जहाँ पे बीच में पानी बह रहा है और दोनों तरफ मिट्टी के जो किनारे होते हैं, इसी को नदी सोपान बोला जाता है। और जब किसी घाटी से पानी नीचे की तरफ बहता है, दूसरे चित्र में आप देखोगे तो जब किसी घाटी से पानी नीचे की तरफ बहेगा तो बहने के बाद आप देखते हो पानी जो है चारों तरफ फैलता है। तो इसमें आप देखोगे कि चारों तरफ पानी फैला हुआ है और इसी फैलेपन के कारण जो है ये पंखे का आकृति ले लेता है, मोर के पंख जैसा आप दिख रहे हैं। तो ये इसी को ही जलोढ़ पंखा या जलोढ़ पंख बोला जाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। अगर आप मानचित्र में देखोगे तो आप जो है पर्वत और वन ऊपरी हिस्से में देख पाएंगे, जहाँ पर आपका जम्मू एंड कश्मीर है। तो यहाँ पर जो है पर्वतीय वन जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी। ये वन मृदाएं हैं यहाँ पर जो है ये सारा का सारा वन मृदा है। जहाँ जहाँ हरा कलर है वहां पर आपका वन मृदाएं शामिल की गई हैं। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अपर्दन और संरक्षण। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है।
मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन रहता है, यानी कि बनेगी भी और बिगड़ेगी भी मृदा। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन आदि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है, कि मानव जो है ऐसी गतिविधियां करता है जिससे यह संतुलन भंग हो जाता है। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन भी करते हैं। जब बहता हुआ पानी मिट्टी को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। जो मिट्टी में आप देखोगे कहीं कहीं मिट्टी कट जाती है और नालियां जैसी बन जाती है, तो इसे ही हम जो है अवनालिका अपरदन कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्कात भूमि कहा जाता है। जब ये भूमि बन जाती है, अवनालिका अपरदन हो जाता है, तो इसे ही उत्कात भूमि कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि जो है जोतने योग्य नहीं रहती है। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड भूमि कहा जाता है। इसको बीहड़ भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम बीहड़ भी है। जब पानी विस्तृत क्षेत्र में ढलान के साथ बहता है तो ऊपरी मिट्टी बह जाती है, जिसे चादर अपरदन कहते हैं। यानी कि ऊपरी मिट्टी बह जाएगी, जो चादर ओढ़ी थी मिट्टी ने, वो मिट्टी की चादर बह जाती है, तो उसे ही चादर अपरदन कहते हैं। हवा द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। इसके अलावा कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। यानी कि हवा जो है वो चलती है तो क्या करती है, मिट्टी की एक परत को उड़ा लेती है, उसी मिट्टी की परत को उड़ाने की प्रक्रिया को जो है पवन अपरदन कहते हैं। उसके अलावा अगर कृषि का तरीका भी गलत है तो भी मृदा अपरदन होगा। उसके अलावा जो है जब ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाया जाता है तो इससे पानी के लिए नालिकाएं और वाहिकाएं बन जाती है। ये नालियां पानी को तेजी से नीचे की ओर लेके आती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव अधिक होता है। अब हम बात करते हैं मृदा संरक्षण की। हमने अब देख लिया कि मृदा का अपरदन कैसे कैसे होता है। अब मृदा का संरक्षण हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, ढलान वाली भूमि पर समोच्च यानी समान ऊंचाई और समान स्तर के रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। तो आप देख सकते हो इस चित्र में कि इसमें समोच्च जुताई की गई है, जैसे कि इस ढलान में इस तरह से की गई है, ठीक है ना कि इसमें जो है आप को देखेगा कि इस तरह से जुताई नहीं की गई। अगर ऐसे करेंगे तो पानी सीधा सीधा ऊपर से नीचे बहेगा और मिट्टी को पूरा काट देगा। तो इसमें हमने जुताई जो है कैसे की है, समान ऊंचाई और समांतर रेखाओं के अनुसार की है। ढलान वाली भूमि पर सोपान यानी सीढ़ीदार खेत बनाए जा सकते हैं और सोपान कृषि मृदा अपरदन को नियंत्रित करती है। ये भी आप जो चित्र में देख रहे हैं, ये भी आपका सीढ़ीदार खेती का ही एक उदाहरण है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ीदार यानी सोपान कृषि बहुत ही विकसित है। उधर हिमालयी क्षेत्र है तो ऊंची ऊंची जो है आपकी भूमि होती है, ऊंची से नीचे की तरफ ढलान होता है, तो उसमें जो है समोच्च जुताई की जाती है, यानी कि सीढ़ीदार सोपान खेती कृषि की जाती है। यहाँ बड़े बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में जो है घास की पट्टियां उगाई जाती है। तो आप देख सकते हो चित्र में कि घास की पट्टियां किस तरह से उगाई जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो हवा का वेग है ना वो कम हो जाता है और मिट्टी पर एक जो है परत बन जाती है पेड़ों की, जो पट्टी कृषि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। घास की पट्टियां जो है उगाई जाती हैं और यह जो है तरीका क्या करता है, हवा के वेग को कम करता है। इसे ही पट्टी कृषि कहा जाता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला यानी कि शेल्टर बेल्ट बनाना पवनों की गति को कम करता है और पश्चिम भारत में रेत के टीलों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां पर भी आप देखोगे रक्षक मेखलाएं आपको सड़क के किनारे ज्यादा मिलेंगे। आप बहुत लंबे ड्राइव पे कभी गए होंगे तो सड़क के किनारे कंटिन्यूअस आपका जो है पेड़ लगे रहते हैं बराबर थोड़े थोड़े दूरी पर, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, सड़क बहे ना। तो इस तरह का जो शेल्टर बेल्ट बोलते हैं उसको, यानी कि रक्षक मेखला बोलते हैं, लाइन से पेड़ों को लगाना, इसको जो हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। यह एक प्रभावी तरीका है जिससे हवा की गति को नियंत्रित किया जा सकता है और रेत के टीलों के कटाव को रोका जा सकता है। तो हमने ये देख लिया कि मृदा अपरदन कैसे होती है और मृदा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो देख करके आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। आशा करता हूँ कि आप और भी जो वीडियोस हमने डाले हैं उनको देख करके अपने चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे। संसाधनों का उपयोग मानव के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन मानव इसका दोहन ना करे तो अच्छा होगा। आपके सामने थंबनेल आ रही है, इन वीडियोस को आप देख करके जो है आराम से एंजॉय करिए, पाठ को बढ़िया तरीके से समझिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।